हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो आप इनको पढ़ लीजिए। इस वीडियो में हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जब दोनों एक साथ करते हैं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इंग्लिश मीडियम में हम पेपर को अलग से डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम में अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से आप इसके जो है पेपर पैटर्न देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड ए दिया गया है 12 अंक के लिए। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और सही विकल्प का चयन जो है वो आपको यहाँ से करना है। तो इसमें अगर आप इनको काल क्रमानुसार लगाएंगे तो आंसर आपका डी रहेगा। पहले आएगा मुकामी बोर्ड का गठन, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद आ जाएगा थुंगन समिति की सिफारिश। ठीक है, एंड लास्ट में आ जाएगा 73 और 74वां संविधान संशोधन का लागू होना। भारतीय संविधान में विदेशी मामलों को निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है? तो किस सूची में शामिल किया गया है? विदेशी मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जो है अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सही मिलान करना है। तो इसमें आ जाएगा अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण ये जो है किससे मैच होगा? जॉन रॉयल से। उसके बाद परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत करने वाले को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राज्य को में न्याय कायम करना चाहिए, ये आ जाएगा कन्फ्यूशस। एंड द रिपब्लिक, प्लेटो। तो जो है द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है, इनको पढ़ना है और विकल्पों के आंसर देने हैं। तो अभिकथन है कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। और कारण रहेगा समाज में श्रम और कार्य के विभाजन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग महत्व और पुरस्कार मिलता है। तो दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7th है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा निम्न में से किस क्रांति में दिया गया था? तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा। कौन सा देश अप्रवासियों के देश का देश होने पर गौरवान्वित अनुभव करता है? तो ये भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अनुच्छेद 371 के तहत भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 371 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अभिकथन कारण दिए गए हैं। तो साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। तो हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ईसा पूर्वी 4वीं सदी के दार्शनिक प्लेटो का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसमें किस देश से रहेगा? यूनान से रहेगा। पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश सीट आरक्षित हैं, तो उनके लिए 1/3 सीट आरक्षित हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड बी दिया गया है 12 अंक के लिए। ग्राम पंचायत के किन्हीं 4 कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो किन्हीं 4 कार्यों को सूचीबद्ध करना है इसमें आपको। तो आंसर क्या रहेगा? 4 कार्य देखिए, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी होती है ना, तो वो सभी इसी के कार्य होते हैं। सिंचाई है, जल प्रबंधन है, जल संचय का विकास करना, बाजार, मेला, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती हैं वो भी इन्हीं के कार्य होते हैं ग्राम पंचायत के। द्विसदनात्मक विधायिका के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। तो 2 सदन की विधायिका के क्या लाभ होंगे? तो समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे संसद में पुनर्विचार जो है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे जो जो है सदनात्मक विधायिका होती हैं। भारतीय संविधान की किन्हीं 2 सीमाओं का वर्णन आपको करना है। तो कौन सी 2 सीमाएं रहेंगी?
तो इसे लिख देंगे। एक तो संविधान जो है भारतीय संविधान, वो संविधान का लचीला होना। तो भारतीय संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो समय समय पर संशोधित किए जा सकते हैं, जिससे इस बदलते समय के साथ अनुकूल बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी कुछ धाराएं कठिन है और इनका संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आसान नहीं है। यानी संविधान हमारा कैसा है, लचीला है। संविधान की जटिलता, तो भारतीय संविधान का आकार बहुत बड़ा है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं जो भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। इसकी जटिलता और विस्तार के कारण इसे समझने में क्या होती है, कई बार कठिनाई होती है। तो ये इसकी सीमाएं आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, समानुपातिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। तो समानुपातिक न्याय क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि जो भी व्यक्ति है उसको अधिकार, अवसर, कर्तव्यों के अनुसार जो है समान न्याय मिलना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि समाज में हर व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार उचित अवसर और सहायता मिल सके। इसके तहत वंचित वर्ग और अल्पसंख्यकों को विशेष अवसर और सहायता देने का प्रावधान होता है ताकि वे समाज में समानता हासिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सामाजिक समानता देने के लिए कौन कौन से जो कदम उठाए गए हैं? तो एक तो आरक्षण नीति है ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। भारतीय संविधान में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर मिल सके। दूसरा, न्यायिक प्रावधान है। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 जो भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किए जाने के किन्हीं दो मुद्दों की पहचान कीजिए। तो दो मुद्दे आपको बताने हैं। धार्मिक विशेष अधिकार, आलोचकों का कहना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कई धार्मिक समूहों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। यह एक निष्पक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा से विपरीत हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक उपयोग, तो कुछ लोग क्या है मानते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कई बार इसे व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए मोड़ा जाता है, जिससे समाज में धर्म के नाम पर क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं लोग, दंगे हो जाते हैं। तो लोग जो है अपनी रोटी सेकने के चक्कर में इसमें क्या करते हैं, इसको मोड़ तोड़ जो है मोड़ के और गलत तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड सी दिया गया है 20 अंक के लिए। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधानों का उल्लेख करना है। तो कौन कौन से जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? एक तो संसदीय प्रणाली ली गई है। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को अपनाया हुआ है, जिसमें प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में एक प्रतीकात्मक नेता होता है और वास्तविक शक्ति जो है वो किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ही सर्वसर्वा है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, जैसा कि ब्रिटिश संविधान में भी न्यायालयों को संविधान और कानून के अनुसार कार्य करने का अधिकार दिया गया था। तो ये जो है ब्रिटिश प्रणाली से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? कोई दो तर्क लिखे। तो स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध जो है कब लगाया जा सकता है? एक तो लगाया जा सकता है जब सार्वजनिक व्यवस्था हो। यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था का खलल पड़ता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्र की सुरक्षा की अगर बात हो, यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है तो उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। यह आंसर रहेगा। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, अदालत में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए आरोपी या अभियुक्तों के कई दो अधिकारों का उल्लेख आपको करना है। तो क्या हो जाएगा? आरोपी या अभियुक्तों के किन्हीं दो अधिकार जो है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, तो आरोपी या अभियुक्तों के किन्हीं दो अधिकारों का उल्लेख करेंगे। तो कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार उसको सजा नहीं दी जा सकती। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं करेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत में एक सशक्त केंद्र की स्थापना की गई है। इस संदर्भ में कोई दो उदाहरण बताइए। तो बिल्कुल भारत में सशक्त केंद्र है। भारत में दोहरी सरकार इसका उदाहरण कह सकते हो। शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं है। लिखित संविधान है, संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। केंद्र राज्यों का टकराव जो है वो नहीं होता। रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये सभी
पॉइंट्स जो है इनमें से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, जो कि ये बताएंगे कि भारत में एक सशक्त केंद्र सरकार है। उसके बाद संघीय व्यवस्था के प्रमुख मानदंड कौन से हैं, इसको आपको बताना है। तो संघीय व्यवस्था अधिकारों के उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना है, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकारों का अधिक महत्व देना, स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और समाज में समानता जो है वो स्थापित करने के लिए जो है इसकी संघीय व्यवस्था के प्रमुख मानदंड हैं। अधिकार का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है अधिकारों का, तो इसको आपको सतर्क उत्तर लिखना है। तो अधिकारों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, तो देखिए अधिकारों का उद्देश्य लोगों के जो कल्याण है उसकी हिफाजत करना है, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकारों को अधिक महत्व देना, स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और समाज में समानता स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया है अधिकार मानवीय गरिमा के विषय में इमैनुअल कांट की विचारधारा पर प्रकाश डालिए। तो मानवीय गरिमा के विषय में इमैनुअल कांट की विचारधारा क्या कहती है कि 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ उसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल की तुलना करनी है। तो धर्मनिरपेक्षता में भारतीय मॉडल क्या है कहता है और यूरोपीय मॉडल क्या कहता है। तो भारतीय मॉडल क्या है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य का धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन यह विभिन्न धर्मों के सम्मान और उनके धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों के बीच समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। जबकि यूरोपीय मॉडल क्या है, यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अक्सर धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की दिशा में होता है और कई देशों में तो सार्वजनिक जीवन से एक हद तक अलगाव है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म का अभाव है। तो ये इसका क्या है, यूरोपीय मॉडल है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है खंड डी में 12 अंक के लिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक विचारधारा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो उसको नारीवाद कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको, नारीवाद। नेक्स्ट सेकंड है डैश का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये समाजवाद का मुख्य सरोकार है। सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को दर्शाता है, तो ये राजनीतिक समानता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसी भी भेदक बर्ताव द्वारा समानता की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करना, ये इसके अंदर रखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में रेखा मानचित्र में 4 राज्यों के रूप में चिन्हित करना है। तो इसमें ABCD देखिए इस तरह से दिया गया है ABCD। तो आपको बताना है इसमें कम जनसंख्या वाला राज्य जिसे राज्यसभा में केवल 1 सीट प्राप्त है। सेकंड अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिसे राज्यसभा में 31 सीटें प्राप्त हैं। द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य और इस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका भारत की पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो इनके आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। सबसे पहला क्या है, सिक्किम। ठीक है, कम जनसंख्या वाला राज्य जिसे राज्यसभा में केवल 1 सीट प्राप्त है, तो वो कौन सा है, सिक्किम है। अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिसे राज्यसभा में 31 सीटें प्राप्त हैं, तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य है, ठीक है, वो महाराष्ट्र हो जाएगा और लास्ट में बिहार आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे अंकित कर देने हैं। नेक्स्ट देखिए ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है, तो 6 साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए। उसके बाद है सरकारी विधेयक किसे कहा जाता है, सरकारी विधेयक होता है मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का क्या नाम है, संसद कहते हैं। और द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं, जब विधायिका के 2 सदन होते हैं, ठीक है, तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे ये कार्टून दिया गया है, इसका अध्ययन पूर्वक आपको अध्ययन करना है और ये जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। ठीक है, तो इसका ये कार्टून क्या दर्शा रहा है? तो कार्टून क्या दर्शा रहा है कि समाज में पड़ने वाली राजनीति के नकारात्मक प्रभाव को बता रहा है कि जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किन अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है? तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष के आदर्श सिद्धांत मूल्यों को जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीति का समाज पर गलत प्रभाव पड़ने के क्या कारण हैं? तो गलत प्रभाव पड़ने के क्या कारण हैं? दल बदलते रहते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और विभिन्न तत्वों से जोड़ तोड़ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, केवल अपनी रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, इसीलिए समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट ये दृष्टिवादी छात्रों के लिए दिए गए हैं। उसके बाद देखिए खंड ई दिया गया है 24 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों को सूचीबद्ध करना है। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे? तो देखिए इसमें आप इसको डिटेल में कर सकते हैं। निर्वाचन जो कार्यक्रम होता है उसकी घोषणा करता है, जैसे तिथियां घोषणा करना, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करना, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करना। ठीक है, पार्टियों का पंजीकरण जो होता है, रजिस्ट्रेशन वो करना होता है दलों का, और जो ये चुनाव चिन्ह मिलते हैं इलेक्शन में, मतदान की सुरक्षा और उनका निरीक्षण करना, ड्यूटी वगैरह लगाना, जो भी प्रक्रिया होती है, चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा करना। यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी काम है वो सारे इस क्वेश्चन में आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को लेकर स्वीकार करने के पक्ष में कोई 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो जिसको ज़्यादा जो वोट मिल जाती हैं वो जो है जीत जाता है। तो उसमें अगर ज़्यादा वोट लेके जीतते हैं तो स्थिरता रहती है, एकजुटता रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है तोड़ने की कोशिश करेगा। इस प्रणाली के द्वारा किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो सरकार की स्थिरता और निर्णय लेने में आसानी सुनिश्चित करता है। सरल है, यह बहुत सीधी है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी हो जाता है और समझने में जो कठिनाई नहीं होती। समाज में प्रतिनिधित्व में सामंजस्य, जब एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है और विभिन्न वर्गों के हितों को संतुलित रूप में देख सकती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है न्यायिक सक्रियता के किन्हीं 3 सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण आपको करना है। तो 3 सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सामाजिक न्याय का विस्तार है। न्यायिक सक्रियता में कमजोर और जो वंचित वर्ग है उनके अधिकार मिल सकते हैं, जैसे कि महिला अधिकार, दलित अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेंगे। सरकार की जिम्मेदारी में वृद्धि, तो सरकार जो है वो न्यायालय सरकार के निर्णयों की निगरानी करता है। ठीक है, ताकि कोई गलत डिसीजन ना हो, तो इससे पारदर्शिता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में 2 अंतर स्पष्ट करने हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, तो देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होते हैं, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री होते हैं जो चुनाव के द्वारा जीते जाते हैं। जबकि जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसमें जो IAS ऑफिसर होते हैं, IPS, प्रशासनिक अधिकारी, IRS, ये सभी होते हैं जो नियुक्ति के द्वारा आते हैं और सरकारी सेवाओं में स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वोट दी और चुना जाता है, नहीं। ठीक है, टेस्ट क्लियर करके आते हैं। कार्यकाल रहेगा, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल चुनाव से तय होता है और यह सीमित समय के लिए होता है। जबकि जो स्थायी कार्यपालिका है, जैसे IAS ऑफिसर हैं, इनका कार्यकाल लंबा और स्थायी होता है और इनका कार्यकाल राजनीति से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट देखिए, समानता में मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत इनके क्या थे? तो आंसर रहेगा, मार्क्सवादी सिद्धांत है खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल पर निजी स्वामित्व। ठीक है, निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर ही नहीं बनाता बल्कि राजनीतिक ताकत भी देता है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत थे, ये मानते थे ऐसा। आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे और विशेष अधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और उदारवादी सिद्धांत क्या थे कि संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके से प्रतिद्वंद्विता के उचित तरीके के रूप में होना चाहिए। प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन,
सबसे जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप, लेकिन इससे समाज में समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज के लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर तरीका। तो ये जो सिद्धांत थे ये कौन मानते थे? ये उदारवादी मानते थे। नेक्स्ट देखिए, अगला है नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भारतीय नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें आप परिभाषा लिख देंगे। सबसे पहले नागरिकता होता क्या है? तो नागरिकता जो है कानूनी संबंध है जो किसी व्यक्ति को राज्य के नागरिक के रूप में पहचानता है और उसे उस द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का पात्र बनाता है। ठीक है। तो नागरिकता एक कानून है जिससे कि उस किसी भी सिटीजन को वहाँ पर वोट करने का अधिकार मिलता है। संविधान में प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के भाग 2 धारा 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तरीके क्या हैं? तो एक तो नागरिकता जन्म द्वारा पाई जा सकती है, यदि वहीं जन्मा है तो भारतीय नागरिक बनता है, बशर्ते उसके माता पिता विदेशी नागरिक ना हों। ठीक है। पंजीकरण द्वारा भारत में कुछ विशेष स्थिति वाले विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। प्राकृतिकरण द्वारा अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए योग्यता रखता है तो वह प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दत्तक ग्रहण द्वारा यदि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है यदि उसे भारतीय नागरिकों द्वारा गोद लिया गया हो। तो जो है ये तरीके हैं जब भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, राष्ट्रवाद की भावना किन्हीं 2 सकारात्मक तथा किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी राष्ट्रवाद की भावना के क्या सकारात्मक हो सकती है और क्या नकारात्मक। तो इसका आंसर लिख देंगे। सकारात्मक प्रभाव क्या है? अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद देशवासियों को एकजुट बनाए रखता है, उन्हें राष्ट्र के प्रति गौरव और प्यार से प्रेरित करता है, समाज के विकास में लोग योगदान देते हैं। राष्ट्रवाद के कारण नागरिक अपने देश के विकास के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? संकीर्ण दृष्टिकोण। राष्ट्रवाद कभी कभी संकीर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है जिससे अन्य देशों और संस्कृतियों के प्रति असहिष्णुता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आत्म केंद्रित रवैया। तो अत्यधिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकलवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है। ठीक है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बच्चे क्लियर हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।